Students, we will discuss about the important news. फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द यूएसए के पर्सपेक्टिव से है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा नहीं पार्टिसिपेट किया जाएगा, और जो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट है उनके नेम को उनके द्वारा एंडोर्स किया जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के मीटिंग के अंदर में कि उनको एज ए प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप से चूज़ किया जाए, उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसको इंडिया के साथ में, तो आप देखिए कि इंडिया के अंदर किसी भी पर्सन को n नंबर टाइम्स के लिए जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किया जा सकता है, बट उनके द्वारा इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में जो विक्ट्री है उसको अचीव किया गया हो। जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है कि 35 एज है उनका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप देखिए कि उस पर्सन को n नंबर टाइम्स के लिए जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट किया जा सकता है। यूएस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में जो लिमिटेशन है वो देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी पर्सन को ओनली 2 टाइम्स के लिए जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम पावर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में यूएस का जो प्रेसिडेंट पोस्ट है वो काफ़ी पावरफुल आपको देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कि इंडियन प्रेसिडेंट भी कुछ एरियाज़ के अंदर में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जो पावर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर हम वीटो पावर्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो वीटो पावर के अंदर में एक पावर आपको देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम पॉकेट वीटो के नाम से जाना करते हैं। तो पॉकेट वीटो के अंदर आप देखिए कि इंडियन प्रेसिडेंट को पावर है कि n नंबर टाइम्स के लिए उनके जो एनफ टाइम है उनके पास में होता है जिसमें वो बिल्स के रिगार्डिंग में जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, बट यूएस प्रेसिडेंट को ओनली 10 डेज का जो समय है वो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो विड्रोवल ही आपको यूएसए के वहाँ से देखने के लिए मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया के यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट है कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उसके रूप से एक्ट कर सकते हैं, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से जो पावर है उनके द्वारा कैरी आउट किया जा सकता है। बट स्टूडेंट्स, यूएसए के वहाँ पे जब भी प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो वैकेंट होगा किसी रीजन की वजह से, सपोज कीजिए किसी प्रेसिडेंट का वहाँ पे डेथ होता है, जो पोस्ट है वो वैकेंट हुआ है, तो वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए प्रेसिडेंट के रूप से उनके द्वारा वर्क है उसको कैरी किया जाएगा। इंडिया के अंदर में कुछ लिमिटेड समय के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है उनके द्वारा प्रेसिडेंट का जो एक्टिंग रोल है वो कैरी आउट किया जाता है। तो इंडियन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को हमने कंपेयर किया वहाँ से कुछ जो एरियाज हैं जिसमें कुछ डिफरेंसेज है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि बांग्लादेश के वहाँ पे स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था कि जो रिजर्वेशन है उसको रेज किया गया, स्पेशली फ्रीडम फाइटर्स के रिजर्वेशन को, और स्टूडेंट्स वहाँ पे रिजर्वेशन को रेज करते हुए 56% है वो कर दिया गया था। बट प्रेजेंट समय में जो रिजर्वेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लाइन करते हुए 7% किया गया है। उसके बाद में जो प्रोटेस्ट है उसको रोका गया वहाँ पे। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स का जो रिजर्वेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा नंबर्स के अंदर इंक्रीज कर दिया गया था। अब प्रेजेंट समय में 93% जो वहाँ पे जो कोई भी रिक्रूटमेंट है या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे 93% है वो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। 7% का रिजर्वेशन है जिसके अंदर 5% वहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको दिया गया है। और आप देखिए कि बाकी जो 2% है वो डिसेबल पर्सन है, ट्राइबल पर्सन है, माइनॉरिटी पर्सन है, उनको बेसिकली जो 2% का जो रिजर्वेशन है वो बांग्लादेश के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, ये फ्रीडम फाइटर्स कौन है? 1971 का जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का जो समय है उस दौरान में जिनके द्वारा जो रजाकार जो पर्सन्स हुआ करते थे उनके द्वारा जो एक्ट किया गया उसके अगेंस्ट में जिन लोगों के द्वारा फाइट किया गया या लिबरेशन वॉर के अंदर में एज ए फ्रीडम फाइटर के रूप से जिनका रोल है उन सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन ग्रांट किया गया था। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि जो रिजर्वेशन है वो पॉलिटिकल टूल के रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। उनके जो सन्स एंड डॉटर्स है उसको भी उसको एक्सटेंड किया गया। स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर रिजर्वेशन का जो लिमिटेशन है वो क्या है? 1992 का जो हमारा इंदिरा साहनी केस है उसके अंदर बताया गया था कि रिजर्वेशन के ऊपर कैपिंग लगा दी गई थी कि जो टोटल 50% है उससे ज़्यादा रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए। मेरिट को यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस है वो नहीं होना चाहिए। 50% जो रिजर्वेशन है, कुछ ऐसे सेक्शंस जिनको रिजर्वेशन का ज़रूरत है, बैकवर्ड है एजुकेशनल वे में, सोशल वे में, तो उनको अपलिफ्ट करने के पर्सपेक्टिव से रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा। इंदिरा साहनी केस के अंदर 50% का कैपिंग हुआ करता था,
बट आप देखिए कि ईडब्ल्यूएस का जब केस आता है तो ईडब्ल्यूएस केस के अंदर में जो 50% का जो कैपिंग है, आप देखिए कि उसका जो एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जो बाकी 50% है उसको ओपन कैटेगरी के अंदर ही 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है। इस वजह से इसको वैलिड भी माना गया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का जो केस है उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे बजट सेशन के पर्सपेक्टिव से है, बजट सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। स्टूडेंट जो जब भी बजट के बारे में मेंशन है तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 112 के अंदर में बजट के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। क्या नेम यूज़ किया गया है बजट के रिगार्डिंग में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी पार्लियामेंट का जो सेशन स्टार्ट होता है तो कौन सा कैबिनेट कमेटी है जिनके द्वारा डिसीजन लिया जाएगा और कौन सा मिनिस्ट्री है उसके अंडर में ये जो कंप्लीट पावर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर है जिनके द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है कि कब यहाँ पे पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको यहाँ पे कैरी आउट करना है, प्रेसिडेंट को बताया जाएगा। उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ पे पार्लियामेंट का जो सेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर को क्या पीएम सर के द्वारा हेड किया जाता है? स्टूडेंट्स पीएम सर इसका पार्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। तो सीनियर मोस्ट यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है उसको इसका जो हेड है वो बनाया जाता है। प्रेजेंट समय में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो आपके जिसको हेड हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि जब भी बजट का जब सेशन हुआ करता है तो उस समय में ऑल पार्टी मीटिंग है कि सभी जो पार्टीज़ हैं यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस के अंदर लिया जाए। गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, चाहे अपोजिशन का ही पार्टी हो, उनके सभी लीडर्स को एक कॉन्फिडेंस के अंदर लेते हुए डिस्कस किया जाए कि उनके द्वारा सेशन के अंदर क्या किया जाएगा, कौन से जो बिल्स हैं वो प्रपोज किए जाएंगे, जो भी डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करने का कोशिश किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग में आपको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलता है। कांवड़ यात्रा के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन ये है कि वहाँ पे कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो पास किए गए तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। आप देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, AIM नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आर्टिकल जो 17 है कि अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है उसका ये वायलेशन है। स्पेशल स्टेटस का भी जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्पेशल स्टेटस का डिमांड किसका है? आंध्र प्रदेश और बिहार का डिमांड है। फिफ्थ जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदर में स्पेशल स्टेटस के बारे में मेंशन किया गया था कि हमारे कुछ ऐसे स्टेट्स जिनके रिगार्डिंग में जो फाइनेंशियल फंडिंग है वो सेंटर के द्वारा मोर कैरी किया जाए। 90-10 का जो रेशियो है वो आपको हर एक स्कीम के रिगार्डिंग में स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविज़न भी हैं, जैसे आप देखिए कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रीड किया करते थे तो आर्टिकल 370 के बारे में मेंशन हुआ करता था कि उनको वहाँ पे स्पेशल कैटेगरी का जो स्टेटस है, कुछ स्पेशल प्रिविलेज अवेलेबल हैं। आर्टिकल 370 के अलावा भी आर्टिकल 371 के अंदर कुछ स्टेट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिविलेज हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखिए आर्टिकल 371 के अंदर में मेंशन किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से। फिर आपको डिफरेंट स्टेट्स के रिगार्डिंग में प्रोविजंस वो देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर 371 जो ई है उसके अंदर में आप देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश का मेंशन है। 371 जो एफ का जो प्रोविजन है उसके अंदर सिक्किम के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रीड करना आर्टिकल 370 के अंदर में किन किन स्टेट्स को कुछ स्पेशल जो प्रिविलेज हैं या स्पेशल कुछ प्रोविजंस वो जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आर्टिकल कांवड़ यात्रा के रिगार्डिंग में जो ऑर्डर है उसको यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनके द्वारा आर्टिकल 17 है उसके वॉयलेशन के रूप से देखा गया। जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका डिमांड है कि डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाए। आपको 17th लोकसभा के अंदर पता होना चाहिए कि कोई भी डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो नहीं था, डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो किसी के द्वारा भी नहीं हेल्ड किया गया। 93 जो आर्टिकल है उसके अंदर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स के पर्सपेक्टिव से मेंशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कन्वेंशन भी है डिप्टी स्पीकर के रिगार्डिंग में कि लोकसभा के अंदर जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनको जो डिप्टी स्पीकर है वो दिया जाएगा। ये कन्वेंशन किस लोकसभा के थ्रू आपको देखने के लिए मिलता है ये आपको पता होना
चाहिए। आप देखिए कि कच्छ के बारे में बताया गया है। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात के अंदर में है। गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है, आप देखिए कि वहाँ पे एक रेबारी कम्युनिटी के पर्सन है, उनको शो किया गया है। रेबारी कम्युनिटी बेसिकली वो कम्युनिटी है जो आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या आप देखिए कि बेसिकली जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके रिगार्डिंग में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं के द्वारा अच्छा मानसून होने की वजह से कच्छ रीजन के अंदर में अपना जो यहाँ पे अपना जो कैमल है उससे वो वापस से अपने होम एरिया के लिए विजिट कर रहे हैं, उसके बारे में मेंशन किया गया है। कैमल के बारे में जब भी मेंशन किया जाता है, आपको गुजरात के बारे में जो खराई कैमल है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि एक ऐसे कैमल है जिनके द्वारा जो सोल्टी थिंग्स है उनको ईट किया जाता है, जिसके अंदर स्पेशली जो मैंग्रोव्स हैं उनके द्वारा स्विम भी किया जा सकता है, तैरा भी जा सकता है उनके द्वारा। IUCN स्टेटस आपको उनका एंडेंजर्ड है वो देखने के लिए मिलता है। क्या यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है खराई कैमल के पर्सपेक्टिव से? तो आप देखिए कि 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा खराई कैमल के पर्सपेक्टिव से, कौन से कैमल्स हैं जो स्विम कर सकते हैं, कहाँ पे वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको गुजरात के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द नीफा वायरस के पर्सपेक्टिव से है। नीफा वायरस के जो जो केसेज हैं वो सामने आए हैं केरल के वहाँ पे। आप देखिए कि लास्ट टाइम 2018 के समय वहाँ पे इंसिडेंट है वो सामने आया था। निफा वायरस के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो जो फ्रूट बैट है, फ्रूट बैट्स के थ्रू यहाँ पे ह्यूमंस को ये ट्रांसफ़र हुआ करता है। आप देखिए कि जो कंटामिनेटेड फ्रूट है उसको ऐड किया गया हो और उससे वो उसका जो ट्रांसफ़र है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस दौरान में कहा जाता है कि किसी भी तरीके का जो यहाँ पे जो कट जो फ्रूट है जिसको कि अगर फ्रूट बैट के द्वारा कंटामिनेटेड भी किया गया है तो उसको ईट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपको जो कुछ डिस्कशन है वो भी देखने के लिए मिलता है। तो निफा वायरस के पर्सपेक्टिव से हमने रीड किया 2018 में केरल के वहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ था। क्या स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट समय में इसका जो आउटब्रेक है वो कहाँ पे हुआ है? मल्लापुरम नाम की जगह है, कोझिकोड का वो एरिया है। आप देखिए कि इंडिया का फर्स्ट एक लिटरेचर सिटी भी है केरल के यहाँ पे। क्या कोझिकोड नाम का जो सिटी है वो लिटरेचर सिटी है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में। तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि कौन सा हमारा लिटरेचर सिटी है। आप देखिए कि 1994 के समय जब दिल्ली के अंदर में पेड़ हैं उनको काटा गया था स्पेशल रिज के एरिया के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि वहाँ पे विदाउट यहाँ पे इन्फॉर्म करते हुए जो पेड़ है उनको नहीं काटा जाएगा। अभी स्टूडेंट्स 1100 के आसपास कुछ पेड़ है उनको काटा गया है रिज के एरिया के अंदर में। और ये जो रिज का एरिया है वो बेसिकली आप देखिए कि जो अरावली माउंटेन रेंज है जो कि आपको राजस्थान, हरियाणा, गुजरात वहाँ से देखने के लिए मिलती हैं, उसी का ये एक्सटेंशन है, उसी की टेल्स के रूप से इसको जाना करते हैं। और आप देखिए कि इसको दिल्ली का जो लंग्स है उसके रूप से भी कहा जाता है। जैसे अमेजन फॉरेस्ट है जो अर्थ का लंग्स है, वैसे ही दिल्ली रिज है जो दिल्ली रिज है जो दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प किया करती हैं। तो उसी को कट किया गया, उसके बारे में मेंशन है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा डिसीजन लिया गया है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे जो ऑनलाइन वे में जो लॉयर्स हैं उनके द्वारा जो प्रैक्टिस किया जाता है, जो केसेस हैं उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ डिस्कशन है जिसके रिगार्डिंग में प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला या डिबेट यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिनको बहुत सारे केसेज हैं वो अवेलेबल हुआ करते हैं, काफ़ी कुछ ऐसे लॉयर्स हैं जिनको कि लेस नंबर ऑफ केसेज हैं वो अवेलेबल हुआ करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग का ये डिस्कशन है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डिसीजन है कि जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे जो जुडिशियल जो इस तरीके से जुडिशियल जो इंटरेक्शन है उसको स्टॉप किया जाए, जिसके रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश किया गया? 1961 के समय। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसका एक्सप्लेन है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है जुडिशियल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से उसका भी जो इंटरवेन है या रेगुलेशन किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा? तो यस स्टूडेंट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में जो एजुकेशन है किस तरीके से होना चाहिए, जुडिशियल जो डिमांड है तो उसके रिगार्डिंग में भी आपको जो कंट्रोल है या रेगुलेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में था। गारमेंट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। गारमेंट सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि इंडिया का जो गारमेंट सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो आप देखिए कि लास्ट 10 ईयर के अंदर में सिमिलर आपको जो एक्सपोर्ट है वो देखने के लिए मिलेगा। बांग्लादेश एंड जो वियतनाम नाम का जो कंट्री है उनके साथ में जो कंपटीशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि काफ़ी सारा जो टैरिफ्स हैं उसको भी एक रीजन माना गया कि इंडिया के अंदर में जो गारमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो डिक्लाइन हुआ है। या आप देखिए कि
जिस नंबर से उसको इंक्रीज करना चाहिए तो वो इंक्रीज नहीं हुआ। प्रोडक्टिव लिंक जो इंसेंटिव स्कीम है उसके थ्रू भी आप देखिए कि इसका अंदर में जो इंक्रीज है वो नहीं देखने के लिए मिला, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ आपको जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। सबरीमाला के बारे में है, केरल के वहाँ पे जो अयप्पा महाराज हैं उनका जो वर्शिप है वो किया जाता है। आप देखिए कि जो अयप्पा महाराज हैं वो एक सेलिब्रेट हुआ करते थे, इसी वजह से वुमेन्स का जो एंट्री का एक मूवमेंट है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और 2018 के समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केसेज हैं उनको भी फाइल किया गया था सबरीमाला के अंदर एंट्री के पर्सपेक्टिव से। अभी वहाँ पे जो पर्सनस है विजिट करते हैं उनके इंश्योरेंस के बारे में डिस्कशन है यहाँ पे। सबरीमाला केरल के वहाँ पे है, मेन जो डीटी है उनका क्या नाम है स्टूडेंट्स, अयप्पा महाराज है। और त्रावणकोर जो देशम बोर्ड है उनके द्वारा डिस्कस ये किया गया है कि इंश्योरेंस वो अवेलेबल होना चाहिए जो पर्सनस वहाँ पे विजिट करते हैं, क्योंकि एक तो हाइट के ऊपर में है, काफ़ी सारे लोगों को जो कार्डिक अरेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिला है। अमीबा का जो ब्रेन इन्फेक्शन है, अमीबा ईटिंग जो प्रोसेस है, आप देखिए कि कुछ केसेस सामने आए थे, तो उसके बाद में गाइडलाइंस को इश्यू किया गया है कि जो स्टैग्नेंट वाटर है वहाँ पे विजिट ना किया जाए, वहाँ पे स्विम ना किया जाए, क्योंकि जो हमारा नोज है, जो नोजल वेसल्स है उसके थ्रू वो एंटर करता है अमीबा और उनके द्वारा ब्रेन को ईट किया जाता है, जिसके अंदर डेथ भी आपको देखने के लिए मिलती है। स्टैग्नेंट वाटर के अलावा आप देखिए कि नोज जो पिन्स है, नोज जो सेफ्टी जो सिंक्स हैं उनको यूज़ किया जाए, अगर पर्सनस के द्वारा स्विमिंग का जो एक्सरसाइज है वो किया जाता है। इस तरीके से वाटर बॉडीज़ के वहाँ पे जो स्विमिंग पूल्स हैं उनके अंदर भी आप देखिए कि प्रॉपर यहाँ पे जो चेकअप है, जो सैनिटेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। पेरिस के अंदर में ओलंपिक के गेम्स हैं, ओलंपिक के गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, 1896 के समय में। आप देखिए कि फर्स्ट ओलंपिक है कहाँ पे हुआ था, एथेंस के वहाँ पे होता है। और एथेंस के अंदर में लास्ट टाइम ओलंपिक कब ऑर्गेनाइज हुआ, 2004 के समय भी आपको ओलंपिक है जो एथेंस के वहाँ पे ही देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया का जो मेडल काउंट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि आप देखिए कि लास्ट ईयर हमारा जो जेवलिन है उसके अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया, गोल्ड मेडल है वो देखने के लिए मिला। तो फर्स्ट टाइम 2008 के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जो गोल्ड है अभिनव बिंद्रा के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी 2021 का जो समय है उस दौरान में आपको फिर से 20 के जो ओलंपिक्स थे कहाँ पे हुए थे, टोक्यो के अंदर में, तो आप देखिए उसके अंदर में फिर आपको सेकंड गोल्ड है वो देखने के लिए मिलता है इंडिया का इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि हॉकी के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन है, हॉकी के द्वारा काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया गया और जो मेडल है उसको अचीव किया था 2020 का जो मेल्स का जो टीम है उनके द्वारा। तो यहाँ पे डिस्कशन यही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी करने का ज़रूरत है, जिससे कि हम मोर मेडल्स हैं उनको अचीव कर सकें। टारगेट ओलंपिक पोडियम नाम का एक स्कीम है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है ओलंपिक के जो प्लेयर्स हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्कशन ये किया गया है, एक तो आप देखिए कि डिस्कशन है यहाँ पे जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जाए, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको डील किया जा सके। स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो उसके रिगार्डिंग में टू ही आपको जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो देखने के लिए मिलते हैं कि जनरल इलेक्शंस के अंदर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, जॉब्स का जो सिचुएशन है, एक इन्फ्लेशन एक रीजन है जिसके रिगार्डिंग में जो मेन डिस्कशन है वो देखने के लिए मिला है। अभी रिसेंटली इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है, उसके अंदर में देखिए कि इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है ILO के द्वारा, इंस्टीट्यूशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ILO के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया था, जिसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ था। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक मेन रीजन है कि जो पर्सन है उसके अंदर कैलिबर काफ़ी अधिक है बट उसको लेस नंबर ऑफ पेमेंट है, जो कि आपको बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काफ़ी बार देखने के लिए मिलता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है इंडिया के अंदर में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कभी आप देखिए कि वर्ल्ड का जो एवरेज है वो 53 हुआ करता था, इंडिया का 38 उस समय में हुआ करता था। रूरल एरियाज़ के अंदर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है लास्ट 5 to 10 ईयर्स के अंदर में इंक्रीज हुआ है, बट अर्बन एरियाज़ के अंदर में आपको स्टैग्नेंट जो वुमेन्स का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि यहाँ पे क्यों वर्क नहीं किया जाता है, ट्रेडिशनल जो वर्क है या फैमिली वर्क्स है उसके अंदर में वुमेन्स का जो एनरोलमेंट है वो आपको अधिक देखने के लिए मिलेगा रेदर देन द कि दूसरे एरियाज़ के अंदर में। तो डिस्कशन यही है कि फीमेल्स को जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अगर इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको डील किया जा सकेगा।
क्वेड एंड ब्रिक्स के बारे में है। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो क्वेड के जो मिनिस्टर्स हैं उनका मीटिंग होने वाला है। क्वेड के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इंडो पैसिफिक के रिगार्डिंग में है, इंडो पैसिफिक के पर्सपेक्टिव से है। और स्टूडेंट जो क्वेड है वो बेसिकली एक स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से इसको डेवलप किया गया है, जिसमें यूएस का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में जो चाइना को किस तरीके से काउंटर करना है, अपने जो प्लेयर्स हैं उनके साथ में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है उसको कैरी आउट करना है। तो क्वेड के पर्सपेक्टिव से है, दोनों ही इंपॉर्टेंस है, समय समय पे दोनों का डिफरेंट एरियाज़ के अंदर इंपॉर्टेंस है। ब्रिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से है, 2006 के समय स्टार्ट किया गया। बाद में आप देखिए कि अफ्रीका के द्वारा इसको ज्वाइन किया जाता है। और प्रेजेंट समय में अगर हम ब्रिक्स के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे जो न्यू कंट्रीज़ हैं जिनको कि ऐड किया गया है जो मेंबर के रूप से ब्रिक्स के। वहाँ पे एक कंट्री है जिसको ऐड किया गया था ब्रिक्स के न्यू मेंबर के रूप से, जो कि लैटिन अमेरिका से रिलेटेड है। आप देखिए कि उनके द्वारा लेटर फेज के अंदर डिक्लाइन कर दिया गया था कि वो ब्रिक्स का जो मेंबर है वो नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यू पॉलिटिकल जो पर्सन है वो पावर के अंदर में आए थे। तो ये ब्रिक्स और क्वेड के बारे में था, उनकी इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन एंड डिफरेंट स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, जो यूएस का जो पॉलिटिकल डोमेन है या यूएस का जो पॉलिटिकल असर्टिवनेस है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है। बागमती रिवर आप देखिए कि नेपाल से ओरिजिनेट करती है, जो एक्स पीएम है उनसे डिस्कस किया गया है बिहार के सीएम के द्वारा कि जो बागमती रिवर है जो कि आपको समस्तीपुर है, खरगिया है, वहाँ पे आपको इसका जो फ्लडिंग सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। तो उसके रिगार्डिंग में कि कैसे इसको रिड्यूस किया जा सके, इसका जो फ्लडिंग सिचुएशन है उसके बारे में। हरियाणा के सदर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि एरिया है जिसको कि हम मेवात के नाम से जाना करते हैं। नूह डिस्ट्रिक्ट उसका पार्ट है, फिरोजपुर झिरका है, नूह है, वहाँ पे एक यात्रा है वो निकाली जाती है। तो उसी के रिगार्डिंग में लास्ट ईयर वहाँ पे वायलेंस देखने के लिए मिला था, तो उसको देखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उसको सस्पेंड किया गया है। जब भी हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि हरियाणा का ये जो एरिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग में या जो बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट के जो बेसिक एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको जो बैकवर्डनेस है जो मेवात के एरिया के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। कंप्लीट मेवात जो है वो हरियाणा के अंदर नहीं है, कुछ एरिया राजस्थान के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अलवर एंड भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके नियर बाई एरियाज़ के अंदर में। नीट के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से है कि उसके रिगार्डिंग में जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जाएगा। यहाँ पे सेंटर वाइज जब मार्क्स को अलोकेट किया गया तो यहाँ पे एस्पिरेंट्स के द्वारा और भी काफ़ी कुछ एरियाज़ के अंदर में यहाँ पे डिबेट है कि प्रेजेंट समय के अंदर में मोर सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो मोर हायर नंबर ऑफ स्कोरिंग जो चिल्ड्रंस हैं या स्टूडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल के द्वारा कहा गया है कि बेल आप कंटिन्यूस डिनाई है वो नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि एक पर्सन है जिनको कि 9 ईयर या 7-8 ईयर्स से कंटिन्यूस वो जेल के अंदर में है, उनको बेल नहीं दिया गया। तो उसकी रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उन सीरियसनेस ऑफ चार्ज अगर आप उनके ऊपर इम्पोज करते हो तो कंटिन्यूस अगर उनको बेल है वो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको चार्ज अगर आपने इम्पोज किए हैं तो आप उनको प्रूव कीजिए, उसके अगेंस्ट में जो एविडेंस है उसको कैरी आउट कीजिए। अभी स्टूडेंट्स रिसेंटली आप देखिए कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग हुआ, कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के अंदर इनोग्रेट किया गया पीएम सर के द्वारा। और जो हमारे आसाम के अहोम एम्पायर के जो मॉडर्म्स हैं उनको आप देखिए कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। 43 इंडिया का जो साइट है वो हो सकता है अगर उसको रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग के अंदर में। 10 डेज़ के लिए मीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर में, जिसका इनोग्रेशन है वो पीएम सर के द्वारा किया गया है। टर्की और साइप्रस के बारे में है, साइप्रस आपको मेडिटेरियन सी के अंदर देखने के लिए मिलता है। अजरबैजान और आर्मेनिया के रिगार्डिंग में कौन से एरिया के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिबेट है, नागोर्नो काराबाख है उसके पर्सपेक्टिव से। टर्की और साइप्रस के बारे में है, साइप्रस मेडिटेरियन सी के अंदर है, कल भी इसको हमने रीड किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें होतीज़ के द्वारा आप देखिए कि वो कंटिन्यूस स्ट्राइक एंड अटैक एंड काउंटर अटैक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस है। और यहाँ पे बेसिकली यूएस के जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। जो भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए, आपने जो नोट्स है उसको ज़रूर से फ्रेम कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।